हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस का एमबीबीआई सब्जेक्ट लेके आपके बीच उपस्थित हुए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर, पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कैसे करें, संविधान पे ज़्यादा फोकस करें या बुक प्रश्न पे ज़्यादा फोकस करें। अगर मेरा मानिए तो संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बुक से भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन का तैयारी हम कराएंगे आपके यूट्यूब चैनल पे। मेरा यूट्यूब चैनल है लोटस ग्रुप ऑफिशियल। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इट्स डेली शाम, आपको डेली शाम को आपको सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। जब तक आपका बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, तब तक डेली शाम को हमारा एक एक वीडियो अपलोड होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो से ही पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है कि डेली हमारा वीडियो देख लेना है, जो कि आज सीरीज शुरू किए। आज ज़्यादा नहीं, हम 10 ही क्वेश्चन ला पाए हैं। कल से और क्वेश्चन लाएंगे, और जितने भी टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चांसेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, वो सारे टॉपिक को धीरे धीरे करके हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो आपको एग्जाम जब तक नहीं हो जाते, तब तक डेली शाम को पॉलिटिकल साइंस की सब्जेक्टिव क्लास चलेगा, ऑब्जेक्टिव भी चलेगा। आपको क्या करना है कि डेली वाइज आपको क्लास कर लेनी है। तो चलिए, आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि कुल इसमें 10 क्वेश्चन है। एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं आसान भाषा में। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, राजतंत्र एवं गणतंत्र में क्या समझते हैं। राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन कहता है कि राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। देखिए, राजतंत्र, राज मतलब राजा होता है, और तंत्र मतलब शासन। मतलब राजा का शासन को हम लोग राजतंत्र कहते हैं। गणतंत्र, गण मतलब लोग, तंत्र मतलब शासन। लोगों का शासन को हम लोग क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। दोनों में अंतर देख लेते हैं। देखिए, राजतंत्र और गणतंत्र शासन की दो अलग अलग प्रणाली है। अगर हम राजतंत्र की बात करें और लोकतंत्र की बात करें, जिसको गणतंत्र ही हम लोग कहते हैं, तो ये शासन की क्या है, वो अलग अलग क्या है, वो प्रणालियां है। मतलब अलग अलग ये इसका रूप है। देखिए, राजतंत्र में राष्ट्र का प्रमुख किसी राजवंश का सदस्य होता है। राजतंत्र में क्या होता है ना, वहां पर किसी राजा का शासन होता है, वो राजा किसी न किसी वंश से बिलोंग करता है। जैसे फ्रांस में आपने देखा होगा, बुरो वंश का शासन था। भारत में भी विभिन्न समय पे राजवंशों का शासन था। एक समय पे मौर्य वंश था, गुप्त वंश था, साले सातवाहन वंश था, बहुत सारे वंश थे। तो अलग अलग टाइम पीरियड में क्या था, अलग अलग राजाओं का शासन था। तो राजवंश में क्या होता है ना कि राजतंत्र में किसी न किसी राजवंश का क्या होता है, शासन होता है। वो किसी न किसी वंश से बिलोंग करता है। जो राजा होगा वो उसका किसी न किसी का होगा, वो कोई न कोई वंश होगा। यानी उसका जो पूर्वज क्या होगा, राजा होगा। जाहिर सी बात है कि उसका पिताजी, उसके जो भी पूर्वज होंगे, दादा परदादा, वो सभी क्या होंगे, राजा होंगे। और आने वाली जो संतान होगी, पीढ़ी होगी, उसका पुत्र, पौत्र, वो भी क्या होंगे, राजा होंगे। मतलब बोल सकते हैं कि उनका जो पद था, राजा का जो सिंहासन का जो पद था, वो कैसा था, पैतृक। पैतृक कहने का मतलब है कि वंशागुणक। मतलब उनके राजा का बेटा ही आगे चल के क्या बनेगा, राजा बनेगा। राजा का बेटा राजा बनेगा, ये परंपरा राजस्थान में होता है। मतलब उनका जो पद होता है वंशागुणत होता है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर हम गणतंत्र की बात कर ले, तो गणतंत्र में राष्ट्र के प्रमुख जनता के वोटों के आधार पर चुना जाता है। गणतंत्र में जो राष्ट्र के जो प्रमुख होते हैं, उनका चुनाव जनता के वोटों के आधार पर होता है, और एक निश्चित समय के बाद उसे पुनः जनता के द्वारा ही क्या होता है, चुना जाता है। गणतंत्र में जो हमारे राष्ट्र के जो प्रमुख होते हैं, मेन होते हैं, उनका हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, और एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए चुनाव करते हैं। ऐसे तो भारत में अमूमन जो चुनाव होता है 5 साल के बाद होता है। 5 साल बाद फिर उन्हें बोल सकते क्या करना पड़ता है, चुनाव लड़ना पड़ता है। अब 5 साल में चुनाव इसलिए करा जाता है ताकि जो जिसका हमने चुनाव किया वो निरंकुश न हो जाए, अपनी मनमानी ना करने लगे, इसलिए कराया जाता है।
तो सिंपल से याद रखिएगा कि राजतंत्र में राजा का शासन होता है, उनका पद वंशानुगत होता है और वो किसी न किसी राजवंश से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, संबंधित होते हैं। अगर हम गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र में याद रखिएगा कि इसमें हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, हम अपने मतदान का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो हमारे लिए कानून बनाते हैं। जैसे देश लेवल पे कानून बनाने के लिए सांसद है और स्टेट लेवल पे कानून बनाने के लिए विधायक, उनका हम चुनाव करके क्या करते हैं, अब कानून बनाने के लिए सरकार में भेजते हैं, असेंबली में भेजते हैं, वहां जाके वो क्या करते हैं, वो कानून बनाते हैं। तो याद रखिएगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, आप वो लिख लीजिएगा। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में विविधता में एकता है, कैसे? या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत के लिए विविधता में एकता का अर्थ क्या है। ये 2015 में पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की क्या है, संभावना। क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत में विविधता, भारत में सही में विभिन्नता है। हमारा जो देश है बहुत विशाल देश है जिसमें अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के होते हैं, विभिन्न जाति के होते हैं, भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं, फिर भी हम लोग मिलजुल के रहते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे भारत में इतना सारा विविधता होने के बावजूद हम लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। जब कभी भी देश पे कोई संकट आता है तो हम सब आपस में एक हो जाते हैं और देश को सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए देश सर्वप्रथम आता है, जाति धर्म ये सभी बात की बात है। हमारे लिए अगर सर्वप्रथम कोई आता है तो हमारा देश आता है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या कहते हैं। देखिए हमारा भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्मों के रखते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध यहूदी, बहुत सारे धर्मों के लोग भी रहते हैं, बहुत सारे संप्रदाय जातियों भाषाओं और संस्कृति आदि के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। हमारे भारत में जो कुछ भी जितने भी स्टेट है, हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है, अपनी अपनी भाषा है, अपनी अपनी उनकी कल्चर है, पहनावा ओढ़ावा खान पान सब चीज क्या है, भिन्न भिन्न है। फिर भी हम लोग एक है, फिर भी हम लोग क्या है, एक है। परंतु जब कोई परेशानी होती है तो सब मिलकर समस्या का क्या करते हो, समाधान करते हैं। हमारे भारत में जब कोई समस्या आता है तो हम सभी मिलकर क्या करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में क्या है, विविधता में एकता है। भारत क्या हो, विविधता में एकता है। भले ही भारत विभिन्न धर्म विभिन्न संप्रदाय विभिन्न भाषाओं में विभक्त हो, भले ही सबकी संस्कृति अलग अलग हो, फिर भी हम सभी एकता के सूत्र में बंधे हुए। आपसे यहाँ से कि एमसीक्यू भी पूछ सकता है कि विविधता में एकता की बात किसने कही थी। हमारे भारत में विविधता में एकता है, ये बात किसने कही थी, तो याद रखिएगा हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी कि भारत विविधता में क्या है, वो एकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में क्या अंतर है। राज्य और संघ शासित प्रदेश में क्या अंतर है, ये पूछ रहा है कि स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश के कुछ अंतर बताना है। तो चलिए बता देते। अगर राज्य की बात करें तो भारत में वर्तमान में याद रखिएगा 28 राज्य है, हालांकि पहले 29 था, वर्तमान में 28 राज्य है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इनकी संख्या 8 है, याद रखिएगा। भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए राज्य को स्वायत्तता प्राप्त होता है, राज्य को कानून बनाने का, अपना अपने लिए कानून बनाने का, अपने लिए पुलिस रखने का सभी चीज की सुविधा प्राप्त होता है, मतलब उन्हें स्वायत्तता प्राप्त होता है। स्टेट के पास पावर होता है बहुत ज्यादा, संघ शासित प्रदेश से भी ज्यादा अगर पावर होता है तो किसके पास होता है, स्टेट के पास होता है। स्टेट के पास अपनी जनसंख्या होता है, अपनी सरकार होता है, अपना पावर होता है, कुछ क्षेत्र अधिकार होता है, सभी चीज स्टेट के पास होता है। लेकिन केंद्र के पास ये सब नहीं होता है। जैसे दिल्ली,
दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली के पुलिस दिल्ली का नहीं है। वो केंद्र सरकार वहाँ पर बोल सकते हैं कि केंद्र सरकार वहाँ पर स्थापित की है। मतलब दिल्ली के पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में रेड भी डाल सकती है, मुख्यमंत्री का बात नहीं भी मान सकती है, क्योंकि उसके दिल्ली के पुलिस को कंट्रोल कौन कर रहे हैं? केंद्र सरकार से हो रहा है कंट्रोल। याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश को स्वायत्ता प्राप्त नहीं होता है, न कानून बनाने का अधिकार होता है, न ही अपना पुलिस होता है, न ही अपनी बोल सकते बजट होता है। सब चीज देख रेख कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश में सारा चीज देख रेख कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। चाहे वहाँ की पुलिस व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, वहाँ पे जितनी भी व्यवस्था है, सारे व्यवस्था का देख रेख अगर कोई करते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, लेकिन राज्य सरकार खुद करती है, उसके पास अधिकार होता है। देखिए, सिर्फ राज्य सरकार ही उसका अतिक्रमण कर सकता है और केंद्र सरकार अतिक्रमण नहीं कर सकता। करने का मतलब है कि राज्य के पास जितने भी क्षेत्र है, जितने भी जमीन दिए गए, वो जमीन जो खासकर सरकारी, वो जिस पे अवैध कब्जा हुआ, अपने राज्य सरकार क्या कर सकती है? हटा सकती है। जैसे अभी बिहार में तत्काल की अगर बात करें तो एक मुद्दा बहुत जल्दी उभरा था कि सम्राट चौधरी द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हमारे भारत बोल सकते हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल वगैरह से आप लोग देखे हुए किए होंगे। तो इसमें स्टेट के पास ये पावर है कि अपना अतिक्रमण हटा सकती है, मतलब जितने भी सरकारी जमीन है वो खाली करवा सकती है। हालांकि अगर इसके देखे जाए तो दो पहलू निकलते हैं। पहला कि जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, ठेले वाले हो गए, जो फेरी वाले से दुकानदार हो गए, जो सड़क के किनारे दुकान दुकान लगा के अपने गुजारा करते, कमाई उमाई करते, अगर एक तरह से देखा जाए तो इनका घर परिवार उजड़ जाएगा, कमाने का साधन छिल जाएगा। तो सरकार को करना है कि इनके लिए एक अलग सा बेसमेंट बना दे, अलग से एक जगह दिला दे, जहाँ पे अपने क्या कर सकते, दुकान उकान लगा सकते, तब इनके लिए बेहतर हो सकता है। और दूसरा अगर देखा जाए पहलू, तो सड़क के किनारे दुकान लगने से जाम हो जाता है, बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है। हाईवे वे एक्सीडेंट का कारण, सबसे बड़ा कारण माना जाता है जाम। आजकल देखिए कि होंगे आप लोग, सफ़र करते हैं तो रास्ते में कितने जाम पड़ते हैं, और ये जाम दुकानदारों के कारण होता है। अब दोनों तरफ से दुकान लग जाते हैं, ये जाहिर सी बात है कि दुकान में सामान लेने के लिए गाड़ी आके वहाँ पर रुकी करेगी, और रुकेगी तो बीच में स्पेस कम बचेगा। जो जाने आने का रास्ता होता है बीच में स्पेस, वो स्पेस कम बचेगा, जिसके कारण क्या होती है? दुर्घटनाएं होती रहती है। तो एक तरह से देखा जाए तो अतिक्रमण हटाना सही भी है। तो सरकार के पास ये अधिकार होता है, क्षेत्र अधिकार में आता है, तो अतिक्रमण क्या कर सकती हो? हटा सकती है। लेकिन संघ शासित प्रदेश केंद्र के अधीन होता है। संघ शासित प्रदेश अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो केंद्र सरकार के क्या होते हो? अधीन होते हैं। लेकिन राज्य सरकार कर सकती है। याद रखिए, संविधान ने उनका अधिकार स्पष्ट कर दिया। संविधान ने उनका अधिकार क्या कर दिया? हो स्पष्ट कर दिया। राज्य सरकार का क्या क्या अधिकार दिए जाने चाहिए, सारे अधिकार संविधान में उल्लेखित है। संविधान में दर्शा दिया गया है कि राज्य सरकार के पास कौन कौन से अधिकार होंगे और कौन कौन से अधिकार नहीं होंगे। जैसे नोट छापने का अधिकार, ये तो केंद्र सरकार के पास है, किसी भी स्टेट को नहीं दिया गया। लेकिन स्टेट को अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाने, अपने क्षेत्र को विकसित करने का अधिकार, काम करने का अधिकार दिया गया। लेकिन उस राज्य की तरफ सहायता प्राप्त नहीं, केंद्र सरकार को राज्य की तरफ सहायता प्राप्त नहीं है, लेकिन राज्य को है। चलिए, तो ये आपका अंतर था केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में। तो आप लोग स्टेट और सेंट्रल में लिख लीजिएगा। आप लोग डेफिनेशन पूछेगा तो पहला लिख लीजिएगा, इसमें 28 राज्य है और इधर 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इधर लिख लीजिएगा, राज्यों को सहायता प्राप्त होती है, केंद्र सरकार को सहायता प्राप्त नहीं होती। और इधर आप लोग लिख लीजिएगा, राज्य सरकार अतिक्रमण हटा सकती, केंद्र सरकार नहीं हटा सकती। केंद्र सरकार जो केंद्र शासित प्रदेश से है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं हटा सकते। केंद्र सरकार अगर केंद्र शासित प्रदेश से चाहे हटाना तो अतिक्रमण हटा सकती है। स्टेट के पास स्वायत्ता होता है, मतलब आज़ादी होता है, कुछ भी करने का उसके संविधान में डिसाइड कर दिया आपको क्या करना नहीं करना। लेकिन केंद्र सरकार के पास ये नहीं होता है। अब लोग लिख लीजिएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन कहता है भारत में राज्यों के पुनर्गठन का विवेचन करें। भारत में राज्य का जो पुनर्गठन किया गया था उसके बारे में बताएं। इसके बदले ये भी पूछ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था, इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दोनों क्वेश्चन सेम है। अब दोनों क्वेश्चन पूछे तो उत्तर वही देना है जो उत्तर। देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हो, इसके लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया गया था जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। मतलब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए जो आयोग का स्थापना किया गया था उसे हम क्या कहते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं, याद रखिए। इसकी स्थापना कब होता है, 1953 में। 1953 में भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जिसका कार्य राज्यों की सीमाओं को पुनः निश्चित करना था। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि राज्यों का भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्या है, संभव है। सही है। इस रिपोर्ट के आधार पर एक अधिनियम पारित किया गया जिसमें राज्यों के पुनर्गठन को अत्यधिक क्या गया, महत्व दिया गया, वो भी भाषा के आधार पर। समझिए आखिर क्या कहता है। देखिए, ये कहानी है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक नेता हुआ करते थे श्री रामुलु पोट्टी। वो आंध्र प्रदेश को एक अलग स्टेट की दर्जा देना चाहते थे। वो कहते थे कि हमारे यहाँ जो भाषा बोला जाता है आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तो तेलुगु भाषा के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए, हमें दूसरा स्टेट के साथ नहीं रहना। हालांकि उन्होंने भूख हड़ताल किया था 52-53 दिन, उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आंध्र प्रदेश में जितने भी व्यक्ति थे सब लोग विरोध करने लगे कि सरकार निकम्मी है, इससे अच्छा तो अंग्रेजवा था, कम से कम खिया पिया के मारता था। आई हमारी जो सरकार आई है बिना खेले मार दी, भूखे मार दी हमारे लड़का को। हालांकि जब विद्रोह हो रहा था, जब वो आंदोलन कर रहे थे, तब लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया था, कुछ लोग समर्थन किए थे। हालांकि मर जाने के बाद बवाल हो गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के लिए एक अलग स्टेट आंध्र प्रदेश की स्थापना कर दी थी। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि एक व्यक्ति को बुलाते हैं फजल अली को, उन्होंने एक आयोग की स्थापना की 1953 में, राज्य पुनर्गठन आयोग। और इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली को बनाया गया। किसको बनाया गया हो, फजल अली को बनाया गया, न्यायमूर्ति फजल अली। और कहा गया कि तुम जांच पड़ताल करो क्या भारत के सभी स्टेट में, जितने भी स्टेट है, क्या भाषा के आधार पर राज्यों को गठन किया जा सकता है, रिपोर्ट तुम तैयार करो। ये राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट तैयार करने में लग जाता है। इसको 2 साल लगते रिपोर्ट तैयार करने में। फाइनली अपना रिपोर्ट ये पेश करते हैं 1955 में। और 1956 में एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। ये याद रखिएगा, यहाँ पर बच्चे लोग कंफ्यूजन कर देते हैं, आयोग और अधिनियम दोनों अलग। यहाँ पर याद रख लीजिएगा, जब आपसे पूछा जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग, जब राज्य पुनर्गठन आयोग पूछेगा तो आपको उत्तर देना है कि इसका स्थापना हुआ था, गठन हुआ था 1953 में। जब आयोग की जगह अधिनियम रहे तब आपको 1956 मानना है। क्या मानना है दोस्तों, 1956। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, 1953। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था, 56। और इसी अधिनियम के तहत भारत में भाषाई आधार पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 100 बोल सकते हैं यूनियन टेरिटरी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। याद रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होता है 1953 में, रिपोर्ट पेश करता है 55 में, अधिनियम बनता है 56 में, और 56 के अधिनियम के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, यूनियन टेरिटरी। याद रखिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है भाषा नीति क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा नीति क्या है। देखिए,
भाषा नीति की अगर हम बात करें तो एक साझी राष्ट्रीय भाषा का होना आधुनिक राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख क्या है लक्ष्य। एक साझी राष्ट्रीय भाषा का होना मतलब एक राष्ट्र का एक कॉमन लैंग्वेज होना बहुत जरूरी होता है, जिस लैंग्वेज को अधिक से अधिक जनसंख्या उसको बोलती हो और अच्छे से समझती भी होगी और उस लैंग्वेज में काम भी हो सकता है। तो एक आधुनिक अगर राष्ट्र की अगर निर्माण करना चाहते हैं तो इसके लिए एक कॉमन भाषा का होना जरूरी है। जैसे भारत में हिंदी हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है जो लोगों में भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है। ऐसे जितने भी भाषा को है उस सभी भाषा में सर्वश्रेष्ठ अगर माना जाता है तो हिंदी माना जाता है। ये नहीं कि बाकी भाषा खराब नहीं है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हिंदी में लोग अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। आपको हिंदी जल्दी समझ भी आ जाता है, जल्दी सीख भी लेते हो और हिंदी में बोल भी देते हैं। जैसे अभी हम ही पढ़ा रहे हैं, आपको हिंदी में बता सकते हैं। अगर हम ही आज यहाँ पर दूसरा लैंग्वेज में कुछ बोलने लगे, आपको क्वेश्चन समझाने लगे दूसरा लैंग्वेज में, आपको नहीं समझ आएगा। वही अगर हिंदी में समझाए तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो ये कहते हैं कि भाषा लोगों में भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है, जो राष्ट्र निर्माण एवं उसके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में भाषा का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भाषा से ही किसी जनसमूह की पहचान होती है। अगर किसी जनसमूह को पहचान करना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है भाषा। जैसे कोई पंजाबी बोल रहा है तो हम लोग सीधा समझ जाते हैं कि पंजाब से बिलोंग करता होगा। कोई मराठी बोल रहा है तो हम लोग समझ जाते हैं महाराष्ट्र से। असामी बोल रहा है असम से। मलयालम बोल रहा है केरल से। तो किसी भी भाषा से हम उस जनसमूह के बारे में पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो किसी भी जनसमूह की अगर हम पहचान की बात करें तो याद रखिएगा किसी भी जनसमूह की पहचान भाषा से ही होती है। भाषा लोगों में एकता उत्पन्न करता है, भावनात्मक, जो कि राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, याद रखिए। तो किसी भी जनसमूह की पहचान किससे होती है? भाषा से होती है। तो ये भाषा नीति आप लोग याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। चल हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का अर्थ बताइए। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का आपको अर्थ बताना, मतलब बताना। और दूसरा, इसी को ऐसे ना पूछ के तो दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। जैसे सामाजिक न्याय क्या है अथवा आर्थिक न्याय क्या है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय क्या है ये पूछ सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय क्या है, चाहे भी पूछ सकता है सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है। तो दोनों का आंसर एक ही है, जो कई बार पूछा भी गया है, देख सकते हैं। ये बहुत बार पूछा भी गया है, 2019 में पूछा गया, 18 में, 20 में, 21 में, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए देखिए समाज के सभी वर्गों को समानता मिले, समाज में जितने भी वर्ग है सबको समानता मिले, इक्वलिटी मिली, उनके मान मर्यादा सुरक्षित हो तथा गरीबी एवं बेरोजगारी जैसे दोषों का निराकरण हो। इसलिए संविधान में अनुसूचित जातियों, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े अन्य वर्गों के कल्याणकारी राज्य के प्रतिमान को सराहा, जिसका ध्यान गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, बीमारी, आश्रय आश्रय भाव जैसे रोगों का निराकरण करना है। समझिए क्या कहता है इनका, कहना है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय तभी संभव है जब हम देश में ये जितने भी समस्या है उस समस्या का निदान करते हैं। समाज के जो भी वर्ग है, चाहे वो शिक्षा से पीछे हो, चाहे पैसे से पीछे हो, सभी को समाज के बराबर भागों में लाना है। जैसे समाज के जितने भी वर्ग है सबको इक्वल, समानता में लाना है। शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हो, जो किसी जाति समूह से पिछड़े हो, सबको इक्वल मानना है, समानता मानना। और ये तभी संभव हो पाएगा जब देश में रोजगार हो। हमारे देश में अगर रोजगार होगा, गरीबी नहीं होगा, तो ये सभी दोष का निराकरण हो जाए। क्या किसी अमीर व्यक्ति से सुनते हैं कि हमारे जाति ये,
हमारा धर्म ये, हमारा कास्ट ये, उन्होंने कभी ऐसा कहा? चाहे उन्होंने कहा कि हम बड़ी जाति वाले छोटी जाति के मुंह नहीं लगते, ये फलाना चिलाना, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ये सारा चीज जो होता है गरीबी से जन्म होता है। अगर हमारे देश में जब तक गरीबी, बेरोजगारी जैसे समस्या उत्पन्न होते रहेंगे, जैसे इन सभी का निराकरण जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक ये समाज का जो भेदभाव वाली परंपरा है, ऊंच नीच है, ये तब तक समाज में व्याप्त रहने करेगा। मतलब सरकार को सामाजिक न्याय से पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा? लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, सभी को शिक्षित करना होगा। जब लोग शिक्षित होंगे, रोजगार मिलेगा, तब लोग क्या होंगे? समाज के बराबर आ सकते हैं। जो पिछड़े वर्ग हैं, खासकर SC ST जो समाज, वो जो पिछड़े हैं, सब बराबर भागों में आ सकता है, समाज के साथ चल सकता है, जब सरकार इसके लिए क्या करेगी? वो कदम उठाएगी। देखिए, नेहरू का ये आग्रह बना रहा है कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के बिना देश में राष्ट्र निर्माण का ध्येय नहीं सिद्ध हो सकता। सही बात है कि जब तक आप समाज को आगे नहीं बढ़ाइएगा, समाज में गरीबी व्याप्त रहेगी, बेरोजगारी व्याप्त रहेगी, तो देश कैसे तरक्की करेगा? आपको देश तरक्की से पहले आपको समाज हित के बारे में सोचना होगा। समाज को ऊपर कैसे ले जाना है, समाज के लिए काम करने होंगे, लोगों के लिए काम करने होंगे, शिक्षा के लिए काम, सुरक्षा के लिए काम, और साथ साथ बेरोजगारी जैसी अभी वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। आपको पता है कि वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे भारत का है, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी हमारे यहाँ देखने को मिलती है। हालांकि धीरे धीरे बेरोजगारी कम हो रही है, लेकिन अभी भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अगर ये बेरोजगारी अगर दूर हो जाएगी, तो लोग जब अपने काम धंधे में लग जाएंगे, तो ये सब जितने भी भेदभाव देखने को मिलता है सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े हुए, ये सब नहीं देखने को। पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा? लोगों को रोजगार देना होगा, क्योंकि लोग अपने कार्य में जब लग जाएंगे, कोई दुकान खोल लिया, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, सब अपने कामों में बिजी हो जाएंगे, तो ये समाज में जो भेदभाव वाली परंपरा है, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। चलिए, तो नेहरू का ये आग्रह था कि जब तक सामाजिक और आर्थिक मतलब पैसे, ये न्याय न मिले, तब तक राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है? एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है? देखिए, देश में पार्टियां होती है, देश में बहुत सारे पार्टी होती है। वर्तमान में राष्ट्रीय दल 6 है, याद रखिएगा, वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल है, किंतु किसी एक पार्टी की सत्ता होती है, अतः अन्य पार्टियों की सत्ता भागीदारी नहीं होती। मान लीजिए कि केंद्र में किसी एक पार्टी का सरकार है और विभिन्न पार्टी की सरकार नहीं है, सिर्फ बहुमत एक ही पार्टी के पास है। जब किसी एक ही दल का प्रभाव पूरी सामाजिक व्यवस्था, समाज पे, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था पर होता है, और चुनावी राजनीतिक में भी अन्य दलों उसके सामने कमजोर होते हैं, ऐसे व्यवस्था को हम एक दलीय प्रभुत्व कहते हैं। समझिए, वर्तमान की अगर बात करें तो भारत में बहुदलीय प्रथा है, बहुदलीय व्यवस्था हम बोल सकते हैं, जिसमें क्या है कि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं आता। सरकार बनाने के लिए कम से कम 273 सीट चाहिए, जो कि किसी भी पार्टी को नहीं आता। अभी वर्तमान का ही बात कर लीजिए, वर्तमान में हमारे भारत में गठबंधन की सरकार है। इस बार बीजेपी को 240 सीट मिला था, जो कि सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बाकी दलों से गठबंधन किया, जदयू से गठबंधन किया, दक्षिण भारत से चंद्रबाबू नायडू जी है, चिराग पासवान को लोजपा है, विभिन्न सारी पार्टियों को मिला के उनका क्या पूरा है? सरकार बनी। तो ये गठबंधन की सरकार है, बहुदलीय व्यवस्था है। लेकिन आज़ादी के बाद की अगर हम बात करें, तो आज़ादी के बाद जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके शासनकाल में एक दलीय प्रभुत्व, पहला चुनाव होता है 1952 में, जिसके पहले प्रधानमंत्री होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनका पार्टी कांग्रेस। हालांकि आजादी दिलाने में कांग्रेस का अहम योगदान था, इसलिए लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करते थे। आजादी के बाद 1957 के चुनाव में, 1962 के चुनाव में, ये लगातार जो 3 चुनाव है, 3 चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस जीतती आई थी।
भारी बहुमत से कांग्रेस जीतती आई थी, इसके जितने भी विपक्षी पार्टी थी उसको ना के बराबर सीट आती थी, ना जीतती थी। मतलब सबसे पावरफुल अगर आजादी के बाद देखा जाए तो कौन थी? कांग्रेस थी। मतलब बोल सकते हैं कि आजादी के बाद किस पार्टी का वर्चस्व था? तो कांग्रेस का। मतलब एक दलीय व्यवस्था था। कैसी व्यवस्था था? एक दलीय। तो आजादी के बाद भारत में कैसी व्यवस्था था? एक दलीय। और वर्तमान में कैसी व्यवस्था है? बहुदलीय। तो याद रखिएगा, आजादी के बाद भारत में एक दलीय व्यवस्था थी जिसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 1952 के चुनाव में भी, 1957 का भी और 1962 का भी। वर्तमान में बहुदलीय व्यवस्था है, याद रखिएगा। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन कहता है वामपंथी दल से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? देखिए, वामपंथी दल तो ऐसा दल जो वर्तमान स्थिति को बदलकर नई स्थिति लाना चाहते हैं, ताकि समाज के जो दुर्बल वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, शोषित वर्ग है, दलित वर्ग है, विभिन्न वर्गों का क्या हो सके? कल्याण हो सके। ऐसे दल को हम लोग क्या कहते हैं? वामपंथी कहते हैं। मतलब हम ऐसे दल को वामपंथी कहते हैं जो मौजूदा स्थिति को बदल देना चाहती है, चाहे रास्ता जो भी हो। वो मौजूदा शासन व्यवस्था को बदल के एक नई शासन व्यवस्था लाना चाहती है, ताकि समाज में जो पिछड़े वर्ग है, गरीब है, इन सभी का कल्याण हो सके, इन सभी का भला हो सके और समाज के सभी तबकों के अनुसार इसका भी जीवन चल सके। इसके लिए समाज में परिवर्तन करना चाहती है, सत्ता में परिवर्तन करना चाहती है। वैसे दल को हम क्या कहते हो? वामपंथी। मतलब याद रखिए, वामपंथी सरकार को चेंज करना चाहती है, मौजूदा स्थिति को बदलना चाहती है। इसके लिए जो भी रास्ता अपनाना चाहे वो अपना सकती है। वर्तमान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों कैसा है? वामपंथी विचारधारा वाला का है। कैसी विचारधारा के है? वामपंथी, जो कि मौजूदा स्थिति को बदलने के लिए रखा जाता है। तो याद रखिएगा, वामपंथी दल क्या है? तो याद रखिएगा, वामपंथी दल उस दल को कहते हैं जो मौजूदा स्थिति को, मौजूदा शासन व्यवस्था को बदल देना चाहती है और रास्ता जो भी हो उस अनुसार से बदल देना चाहती है, ताकि समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सभी को बराबर का, समानता का अधिकार दिया जा सके। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, दो पार्टी है जो कि क्या है? वामपंथी दल में आते हैं। एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि वामपंथी है, और दूसरा समाजवादी पार्टी। ये भी कैसा है? तो ये भी याद रखिएगा, ये भी कैसा है? वामपंथी। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कहता है निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताइए। निर्वाचन व्यवस्था, चुनाव प्रणाली में क्या क्या 4 सुधार हुए, ये 4 सुधार को बताने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला सुधार की अगर बात करें तो मतपत्र के स्थान पे अब क्या आ गए हैं? इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोल सकते हैं, वोटिंग मशीन आ गए, जिसको हम ईवीएम का कहते हैं। पहले क्या था ना कि हम लोग बैलेट पेपर पे बोल सकते हैं वोट डालते थे, जिससे हर चुनाव के समय काफी ज्यादा संख्या में पेड़ों को काटा जाता था, क्योंकि बैलेट पेपर बन सके, इसलिए चुनाव हो सके, कागज से का जरूरत पड़ता था। लेकिन जब से ईवीएम आया है, ईवीएम आने के बाद पेड़ों की कटाई में कमी आई है, क्योंकि जो चुनाव प्रचार में और चुनाव में जो भी बोल सकते पेड़ों को काटा जाता था, तैयार किया जाता था वॉलेट पेपर, वो सभी प्रथा बंद हो गया ईवीएम आने की वजह से। तो पहला सुधार क्या है? कीमत पद के स्थान पे क्या आ गया? ईवीएम। दूसरा, प्रत्याशियों की जमानत राशि में वृद्धि हो गया। प्रत्याशियों को, जितने भी प्रत्याशी जो चुनाव में खड़ा होते हैं, उन्हें जमानत राशि देना पड़ता है। जैसे आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, हालांकि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र 25 साल होना चाहिए, कम से कम आपको 25,000 रुपये जमा कराना होगा। जमानत राशि कितना हो जाएगा आपका? 25,000। किसके चुनाव के लिए? तो याद रखिएगा, सांसद के चुनाव के लिए।
हालांकि विधायक के चुनाव के लिए 10,000, विधायक के चुनाव के लिए 10,000। अब बोलेगा कि तो 25,000 कोई भी दे देगा, हम भी दे देंगे, इसमें नया बात क्या है? तो नया बात यह है कि जमानत राशि एक तरह की बेइज्जती वाला बात होगी। अगर आपको लगभग 17% के आसपास अगर वोट नहीं आए, अगर वोट नहीं आए तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, 25,000 रुपये वो रख लेगा। तो आपको लगता है 25,000 रुपये कौन सा बड़ी बात है? 25,000 क्या, हम तो 25,000 से बेसी भी दे सकते। तो ये बेइज्जती वाला बात है। आपको बोला जाएगा कि अच्छा आपका जमानत राशि जब्त हो गया, मतलब सीधा समझिए कि बेइज्जती, कि आप चुनाव हार गए, आप चुनाव हार गए, ये एक तरह से बेइज्जती वाला बात हो गया। जैसे चैलेंज लगाते हैं आप, भले ही चैलेंज 10 टका का हो, 5 टका का हो, 20 टका का हो, आप जब चैलेंज हार जाते हैं तो ये नहीं कहा जाता कि आपका 5 टका चला गया, आपका 50 टका चल गया, आपका 100 टका चल गया, ये कहा जाता है कि आप हार गए। तो ये है जमानत राशि। जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको जमानत राशि जमा करानी होती है। हालांकि सांसद के लिए कितना है? 25,000, और विधायक के लिए 10,000 है, याद रखिए। तीसरा, कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया। अब क्या है ना कि आप 2 जगह से चुनाव में खड़े हो सकते हैं। जैसे मोदी जी ही ले लीजिए, एक गुजरात से भी खड़े हुए थे और बनारस से भी खड़े हुए थे। हालांकि जब आप चुनाव जीत जाते तो एक जगह से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा और एक जगह आपको संभालना पड़ेगा। हालांकि कहा गया है संविधान में, ये चुनाव आयोग ने सुधार किया है कि आप 2 से अधिक जगहों पे चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या है? प्रतिबंध। मतलब आप एक समय में 2 स्थान से चुनाव लड़ सकते, तो 2 से अधिक स्थान से चुनाव नहीं लड़ सकते, याद रखिएगा। सांसद चुनाव प्रचार की अवधि घटा दिया। पहले 21 दिन चुनाव प्रचार होता था, अब कितना दिन कर दिया गया है? 14 दिन। मतलब आपको 14 दिन में ही क्या करना है? चुनाव प्रचार आपको क्या करना है? समाप्त कर देना है। क्या करना है? समाप्त कर। हालांकि याद रखिएगा, वर्तमान में जो चुनाव चुनाव के मुख्य बोल सकते व्यक्ति है, मुख्य आयोग है, उनके कर्ता धर्ता है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन। ये भारत के बोल सकते हैं प्रथम चुनाव आयुक्त थे। और वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। यही एक कर्ता धर्ता जो बोल सकते क्या कराते? चुनाव कराते, चुनाव कराते। चलिए, आज का हमारा फाइनल एवं लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए इसको देख लेते हैं। कहता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। आपको साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बताना, अंतर बताना। समझिए क्या होता है। देखिए, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। समाज का कल्याण करना है, समाज का भला करना है, सभी व्यक्तियों को बराबर का अधिकार दिलाना है, ये सारा जितने भी चीजें, सब चीजें सरकार के ऊपर आ जाती है। इसमें समाज का ध्यान रखा जाता है। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में समाज का ध्यान नहीं रखा जाता, इसमें निजी को बढ़ावा दिया जाता है, प्राइवेट चीजों को बढ़ावा दिया जाता है, और इसका जितने भी लाभ होते हैं किसी खास व्यक्ति, किसी खास संस्था को होता है। लेकिन समाजवादी व्यवस्था में जो जितने भी लाभ होते हैं सारे लाभ समाज के लिए होते हैं, समाज में वितरण कर दिए जाते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्या क्या कहता है। देखिए, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, इसमें राज्य की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में याद रखिए राज्य की भूमिका क्या होती है? सर्वाधिक महत्व, मतलब जो भी करेगा सरकार करेगी, जो भी करेगा सरकार करेगी। राज्य की अर्थव्यवस्था पे पूरा प्रभुत्व होता है और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का संचालन समाज के हित में होता है। मतलब राज्य के पास जितने भी आमदनी है, जितने भी पैसे, उसका खर्चा अगर कहीं किया जाएगा तो समाज के हित में किया जाएगा, मतलब समाज के भलाई के लिए किया जाएगा। वही अगर हम पूंजीवादी की बात कर ले तो इसमें राज्य की भूमिका सीमित होती है, इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं करती, बल्कि निजी क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। पूंजीवादी में सबसे महत्वपूर्ण किसका होता है? निजी क्षेत्र का। सरकार उसमें कुछ नहीं करती, प्राइवेट चीजों में।
पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पे निजी स्वामित्व का क्या होता है, अधिकार होता है, स्वीकृति होती है। याद रखिएगा, पूंजीवादी व्यवस्था में किसी खास व्यक्ति, निजी व्यक्ति का फायदा होता है, पूरे समाज का फायदा नहीं होता। लेकिन साम्यवादी समाजवादी में क्या होता है, पूरे समाज का फायदा होता है, और इसके फायदा कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, सरकार के ऊपर। जैसे अभी वर्तमान में ले लीजिए, भारत में हमारा दोनों है, साम्यवादी भी है और पूंजीवादी, इसलिए हम बोलते हैं भारत में कैसा व्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित। हमारे यहाँ समाज का भी ध्यान रखा जाता है और प्राइवेट चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। समाज के ध्यान रखने के लिए हम लोग हर सामान में एमआरपी लिखा रहता है कि आपसे कोई भी सामान का, वस्तु का रेट ज्यादा ना ले। लेकिन पूंजीवादी में ऐसा नहीं होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है ना कि उसमें एमआरपी रहबे नहीं करता, आपको मैक्सिमम रेट जो होता है वो रहबे नहीं करता है। आप अमेरिका में चले जाइए, अमेरिका पूंजीवादी देश है, वहाँ पे एक सामान लीजिएगा, एक क्षेत्र में आपको वही सामान 500 में देगा, कहीं पे 1000 में देगा, कहीं पे 2000 में देगा, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन भारत में एमआरपी क्या है, फिक्स है। आपको एमआरपी से 1 रुपये भी बेसी नहीं ले सकता, हालांकि कम में देगा लेकिन बेसी नहीं लेगा। तो भारत में क्या रखा जाता है, समाज का भला किया जाता है, समाज का ध्यान रखा जाता है। अब गरीबी दूर करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी लाती है, ताकि लोगों की गरीबी दूर हो सके, समाज का कल्याण हो सके। चलिए, तो ये है व्यवस्था। खैर, आज के लिए हम 10 ही क्वेश्चन लाए थे, फिर कल हम क्वेश्चन लाएंगे, कल क्वेश्चन बना के लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं। आप लोग तैयारी जारी रखें।